2008 की मई में चीन के सिचुआन प्रांत में एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसने जोरदार तबाही मचाई। उस हादसे में लगभग 90,000 लोग मारे गए और 4 लाख से अधिक घायल हुए। इस त्रासदी ने दुनिया को एक नया नाम बताया, टोफू निर्माण। मतलब ऐसी इमारतें जो कमजोर सामान और ढीली क्वालिटी कंट्रोल से बनाई जाती थी और जमीन हिलते ही बिल्कुल टोफू की तरह गिर जाती थी। नींव अच्छी नहीं डाली जाती थी, कमजोर स्टील इस्तेमाल किया जाता था और सीमेंट पतला मिलता था, जिससे हजारों घर और स्कूल एक झटके में ढह गए। समय के साथ चीनी सरकार ने वादा किया कि अब हमें ऐसे गलत काम नहीं करना, बिल्डिंग कोड कड़े करेंगे और सख्ती से चेक करेंगे। लेकिन फिर भी कई नई बिल्डिंग्स गिरी और साबित हो गया कि टोफू निर्माण सिर्फ पुरानी बात नहीं, अभी भी चल रहा है। अब तो विदेशों में भी। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में एक तगड़ा भूकंप आया जिसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को हिला कर रख दिया। बैंकॉक में एक नई बिल्डिंग भी गिर पड़ी, जैसे किसी ने कागज का डिब्बा धंसाया हो। कुछ ही सेकंड में कंक्रीट और स्टील नीचे दब गया। थाईलैंड वाले हैरान रह गए, कैसे ये इमारत इतनी कमजोर थी जबकि आसपास की बिल्डिंग्स ठीक ठाक थी। असल में वो बिल्डिंग चीनी कंपनी ने बनाई थी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत काम कर रही थी। लेकिन अगले दिन 4 चीनी नागरिक आधी रात को पकड़े गए। 32 प्लान्स, लैब रिपोर्ट्स और ड्राइंग्स चुराने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी भी जांच के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज थे। इस बीच उस कंपनी ने अपनी वेबसाइट से उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी मिटा दी और चीन के सेंसर ने सोशल मीडिया से 2008 के भूकंप की तुलना करने वाले सब पोस्ट हटवा दिए। मकसद साफ था, बिना प्लान्स और रिकॉर्ड्स के सारा मामला डायल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थाई पुलिस ने उन लोगों को रोक लिया और खुलासा हुआ कि कम से कम 30 इंजीनियरों के सिग्नेचर नकली थे। साथ ही कुछ जेन्युइन स्टील की लोकलिटी स्टील की छड़ें मिली जो देश के मानकों पर खरी भी नहीं उतरी। जेन्युइन स्टील का नाम कोई नया नहीं है, इनके खिलाफ पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं। पिछले साल एक क्रेन गिरने से 7 लोग मरे थे और एक धमाके में 2 लोग मरे। थाईलैंड की सरकार ने कहा बस और नहीं और उन पर अपना सारा काम रोक दिया। वहीं चाइना रेलवे 9-10 वो कंपनी थी जिसने वो घटिया स्टील सप्लाई की थी। BRI की कई प्रोजेक्ट्स में यही मामला दिखता है। चीनी कंसोर्टियम चीनी सप्लायर से सब खरीदता है, चीनी मजदूरों को काम देता है, मुनाफा सीधा चीन के बैंक में जाता है। जिस देश ने ये पैसा लिया उसे कर्ज चुकाना रहता है और अक्सर उसे वो टाइप की इमारतें मिलती हैं जो खड़ी भी नहीं रह पाती। बैंकॉक का ये मामला महज एक ताजा उदाहरण है उस ड्रामे का जो मध्य एशिया से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। एक ताजिकिस्तान, 2016 में चीन ने वहां 400 मेगावाट की जो पावर प्लांट बनाई, उसके लिए $350 मिलियन कर्ज दिया। जब दुशांबे ब्याज नहीं चुका पाया तो चीन ने उसके सोने और सिल्वर के खानों पर कब्जा कर लिया। 2 श्रीलंका, उसने चीन से $12 बिलियन में से ज्यादा का कर्ज लिया। ब्याज नहीं चुका सका तो हम्बनटोता पोर्ट 99 साल के लिए चीनी कंपनी को दे दिया, वो भी एक ऐसा बंदरगाह जो चीन बाद में लॉजिस्टिक या मिलिट्री बेस में बदलना चाहता था। 3 पाकिस्तान, BRI के तहत $26 बिलियन मिल चुके हैं, लेकिन अब देश दिवालियेपन के कगार पर है। वहां जो 12 बिजली घर बनाए गए वो अब बंद पड़े हैं क्योंकि इस्लामाबाद को अरबों डॉलर एडवांस में देने होते हैं। इसी तरह का मॉडल कर्ज की कूटनीति कहलाता है। फटाफट कर्ज देना, बड़ी बातें न पूछना, लेकिन जब वापसी मुश्किल हो जाए तो देश की डिजाइन की हुई काम वाली जमीन, बंदरगाह, खदानें सब हथिया लेना। असल में कर्ज बुरा नहीं होता अगर उससे बने प्रोजेक्ट से ज्यादा फायदा हो। लेकिन विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक जैसे बड़े बैंक तो हर बार रिस्क चेक करते हैं, भ्रष्टाचार रोकते हैं और ऑडिट कराते हैं। चीन का तरीका अलग है, वो बिना कोई कड़ी शर्त लगाए इतनी रकम दे देता है कि दूर दराज की सड़कें भी बना देता है जिनका कभी कोई काम नहीं होता। बंदरगाह बनवा देता है जहां एंट्री नहीं होती, ट्रेन स्टेशन खड़ा कर देता है जहां लोग कभी ट्रेन में नहीं चढ़ते। स्थानीय नेता ऐसे सफेद हाथी बिजनेस में फंस जाते हैं। पहले होला मचता है, फिर जब काम बुरे ढंग से फेल हो जाता है तो जनता ही नुकसान उठाती है, जबकि ठेकेदार और बीच वाले पैसे लूट लेते हैं। एक और दिल दहला देने वाला उदाहरण है सर्बिया के नोवी साद ट्रेन स्टेशन का।
64 मिलियन यूरो खर्च करके उसे नया बनवाया गया, लेकिन वो बिना कोई भूकंप या झटका आए ही गिर गया। 15 लोगों की जान ले ली। ठेकेदार फिर वही चीनी कंपनी निकली और सर्बियाई सरकार सब कुछ छुपा रही थी, जिससे रिश्वतखोरी का शक और बढ़ गया। बीआरआई की शुरुआत 2013 में हुई थी। शी जिनपिंग ने कहा था कि इससे दुनिया बड़ी आसानी से जुड़ जाएगी, लेकिन अब दो बातें इस सपने को धकेल रही है। एक, अमेरिका ने नियम कड़े कर दिए। 2018 की ट्रेड वॉर के बाद अमेरिका तीसरे देशों पर दबाव डालता है कि वे या तो अमेरिकी बाजार चुने या चीन के समझौते। अधिकांश देश जानते हैं कि अमेरिकी मझौले ग्राहक बाजार से जुड़ा रहना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। दो, बीआरआई की खराब होती छवि। खबरें आ रही हैं, खाली बंदरगाह, धंसती सड़कें, टूटी बिल्डिंग्स। अब अफ्रीका, एशिया और पूर्वी यूरोप के लोग चीनी मदद पर यकीन नहीं करते। चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था सस्ते माल पर टिकी है, अब ऊंचे टैरिफ और कस्टम चेक से जूझ रहा है। 2001 में डब्ल्यूटीओ में शामिल होते ही चीन ने सस्ते सामानों का बेमिसाल निर्यात शुरू किया, अक्सर युआन की कमीशन की वजह से कम दामों पर, ताकि दूसरे बाजारों में बाढ़ ला सके, स्थानीय इंडस्ट्री को हरा सके और दुनिया भर के देशों को खुद पर निर्भर बना सके। बीआरआई के जरिए उसने न सिर्फ सामान एक्सपोर्ट किया, बल्कि बंदरगाह, पाइपलाइन और खानों को भी अपने कब्जे में करना चाहा। एक ऐसी चाबी जिससे निर्यात मशीन लगातार चलती रहे। मगर अब हालात बदल गए हैं। दुनिया ने सजग हो लिया है। टैरिफ बढ़ रहे हैं, कस्टम्स की जांच कड़ी हो रही है और सप्लाई चेन अलग अलग देशों जैसे इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको की ओर मुड़ रही है। बिना खरीदारों और बिना सम्मान के हम्बनटोटा जैसे प्रोजेक्ट या ताजिकिस्तान का पावर प्लांट साफ हो गया है कि ये सब महत्वाकांक्षा की ढक छुपाई भर थे। बैंकॉक की इमारत का गिरना कोई अकेला माजरा नहीं है। ये पूरी प्रणाली की आखिरी चीख है जो हर कोने से टूट फूट रही है। जितने ज्यादा देश साफ सुथरी जांच और असली मानक मांगेंगे, उतनी ही मुश्किल चीनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए अपनी असलियत छिपाकर रखना होगा। शी जिनपिंग के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। दुनिया को विश्वास दिलाना कि बीआरआई अभी भी काम आता है, और देश के अंदर ये सुनिश्चित करना कि टोफू निर्माण फिर से जान लेने वाला नहीं हो, चाहे वो चीन में ही क्यों न हो या विदेशी सहयोगी देशों में। इस बीच थाईलैंड, सर्बिया और दूसरे कई देशों की आम जनता की मांग है। हमें ऐसी इमारतों की नींव नहीं चाहिए जो गीले पेपर की तरह हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी ऐसे ही बनती है, एक एक ईंट पर टिकी होती है। और जब कोई ईंट टूट जाती है तो सुनाई देता है पूरे विश्व में। तो हर दरार, हर नकली निवाला, हर फर्जी दफ्तीली सिग्नेचर बीजिंग को एक ऐसे मोड़ पर जबरदस्त संदेश देता है। आपकी महत्वाकांक्षा कमजोर नींव पर खड़ी है और ये नींव टूटी फूटी मिली है। अगर चीन ने सच में इस सपने को बचाना है तो उसे हर बिल्डिंग की नींव मजबूत करनी पड़ेगी, नहीं तो बीते जमाने जैसे सब कुछ ध्वस्त ही हो जाएगा। Like, comment, and subscribe.